नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। हर साल इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग नाटो के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग यूरोप में जाएंगे तो आपको बेल्जियम देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये है बेल्जियम, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, बेल्जियम में। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं, या फिर नाटो। वर्ष 1949 में गठित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इसे संभावित आक्रामकता, विशेष रूप से शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। और समय के साथ नाटो अपने मूल अधिदेश से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु विकसित हुआ है। इसके इतिहास की बात करें तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। शीत युद्ध, तो शीत युद्ध के दौरान नाटो ने सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध एक निवारक शक्ति के रूप में कार्य किया, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने यूरोपीय सहयोगियों को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता भी प्रदान की। और आप देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए संकट प्रबंधन, संघर्ष की रोकथाम और सहकारी सुरक्षा प्रयासों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। और देखिए, जो रूस आप लोग देखते हैं ना, पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जानते थे, इसमें और भी देश शामिल थे। अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो नाटो के मूल सदस्य देखिए, संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इसके विस्तार की बात करें तो वर्तमान में 32 सदस्य हो चुके हैं। स्थापना के बाद से नाटो का विस्तार हुआ, जहां अलग अलग दौर में नए सदस्य देश शामिल किए गए। और जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर देख लिया करिएगा। मिशन और उद्देश्य की बात करें, सामूहिक रक्षा, तो नाटो का प्राथमिक मिशन सामूहिक रक्षा, जैसा कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और सदस्य सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया भी देंगे। अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो वो सामूहिक माना जाएगा, सब पर माना जाएगा और सभी मिलकर उसका क्या देंगे? एक तरह से प्रतिक्रिया देंगे। संकट प्रबंधन, नाटो सामूहिक रक्षा के अलावा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना और स्थिरीकरण प्रयासों सहित विभिन्न संकट प्रबंधन गतिविधियों में संलग्न है। और इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक नेतृत्व, तो उत्तरी अटलांटिक परिषद एनएसी, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करती है और जिसमें सभी सदस्य देशों के राजदूत शामिल होते हैं। सैन्य कमान संरचना, तो नाटो की सैन्य कमान संरचना में परिचालन, योजना एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी रणनीति कमान और उदाहरण के लिए इलाइड कमांड ऑपरेशंस के साथ साथ क्षेत्रीय कमान और बल मुख्यालय शामिल हैं। इसमें एकीकृत आप देखिए सैन्य बल, तो नाटो एकीकृत सैन्य बलों को बनाए रखता है और जहां सदस्य देशों को नाटो कमान के तहत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान करने की अनुमति मिलती है। और इसमें अगर हम लोग बात करें नाटो की कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न चिंताएं, तो अनियंत्रित रूप से आक्रामक, तो नाटो की स्थापना इसके सदस्य देशों को किसी भी संभावित आक्रामकता से बचाने के लिए की गई थी। जैसा कि तथ्य बताते हैं कि इसे कभी किसी आक्रामकता या फिर आक्रामकता के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इसके विपरीत अपने सदस्य देशों की रक्षा के नाम पर स्वयं नाटो ही आक्रामक हो गया और पिछले 7 दशकों में इसने दुनिया भर में 200 से अधिक सैन्य संघर्षों की शुरुआत की या फिर उनमें भाग लिया और जिनमें आप देखिए 20 बड़े सैन्य संघर्ष भी शामिल हैं।
पूर्वी यूरोपीय, मध्य पूर्व और एशियाई देशों में उसके दुस्साहस कदम, तो यूगोस्लावाकिया पर बमबारी, इराक पर आक्रमण, लीबिया की राज्य सत्ता की तबाही, सीरिया में गैर कानूनी सैन्य हस्तक्षेप और अफगानिस्तान में आतंकवाद से संघर्ष इनमें से कुछ प्रमुख मामले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काना, तो 1991 के बाद से नाटो के विस्तार के 5 दौर, जबकि ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया गया था और यूक्रेन और को रूस के विरुद्ध स्प्रिंग बोर्ड में बदल देना, यानी कि उसे रूस के विरुद्ध गतिविधियों के लिए एक रणनीतिक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करना, अब तक का सबसे बड़ी भड़काने वाली कार्रवाई सिद्ध हुई है। और गठबंधन ने रूस के साथ संवाद तंत्र को नष्ट कर दिया और मैड्रिड में 2022 में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में इस रणनीतिक अवधारणा को अपनाया कि मॉस्को यूरो अटलांटिक क्षेत्र में मित्र देशों की सुरक्षा, शांति, स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष खतरा है, जबकि रूस ने ऐसा रुख कभी नहीं रखा। पश्चिमी आधिपत्य को बनाए रखना, तो कठोर वास्तविकता यह है कि नाटो जबकि अपनी शांतिपूर्ण आकांक्षाओं की घोषणा करता है, ऐसे किसी भी राज्य के विरुद्ध युद्ध में उतर जाता है या उस पर हमला करने की धमकी देता है जो पतनशील, उदार, नियम आधारित व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार करता है। और इस अर्थ में नाटो की सैन्य क्षमता उन देशों पर पश्चिम के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी उपकरण की स्थिति रखती है और जिन्हें सैन्य खतरे के रूप में नहीं देखा जाता। यह नाटो के बारे में यह धारणा स्थापित करता है कि यह यूरो अटलांटिक शासकों द्वारा निर्धारित लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता के नारों के तहत आधुनिक रूप में औपनिवेशिक अभ्यासों की ही निरंतरता है। और अनुचित विस्तार, तो इस गठबंधन की क्षमताओं का निर्माण बाह्य, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में किया जा रहा है। नाटो के पूर्वी अंग को समायोजित क्षेत्रीय सैन्य योजनाओं हेतु तैयार करने के लिए नए संसाधनों और सैन्य बलों से सुसज्जित किया गया। नाटो का आक्रामक व्यवहार रूस तक ही सीमित नहीं है, यह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में नए साझेदारों की तलाश भी कर रहा है। नाटो की नज़र अब व्यापक रूप से उत्तर सोवियत परिदृश्य एवं यूरेशिया की ओर है, जहां वह विभिन्न देशों के बीच अलगाव बढ़ाने और उनके पर पारस्परिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को क्षति पहुंचाने पर केंद्रित है। और ये आप देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न खतरे का लाभ उठाना, तो यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों की सुरक्षा की अविभाज्यता के नारे के तहत पूरे पूर्वी गोलार्ध पर अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के नाटो के प्रयास में इस मंच के विस्तारवाद की एक नई अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। और इस उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, AU के यूएस, जापान, दक्षिण कोरिया, ट्वाइका और टोक्यो, सेउल, कैनबरा, वेलिंगटन क्वार्टेट जैसे छोटे और अनौपचारिक लघु पक्षीय गठबंधनों के निर्माण में व्यस्त रहा ताकि उन्हें नाटो के साथ व्यवहारिक सहयोग के लिए घसीटा जा सके। नाटो की प्रमुख सफलताएं और असफलताएं हम लोग देखें तो पहले आप लोग सफलताएं देख लीजिए। शीत युद्ध के दौरान नाटो के प्रयास 3 लक्ष्यों पर केंद्रित रहे: सोवियत संघ को नियंत्रित करना, संपूर्ण यूरोप में उग्रवादी राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद पर रोक रखना और वृहद यूरोपीय राजनीतिक एकता स्थापित करना। और गठबंधन ने आप देखिए शीत युद्ध की तनावपूर्ण शांति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई कि शीत युद्ध शीत ही बना रहे। और इस युद्ध की समाप्ति के साथ नाटो ने शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य किया और इस क्रम में उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद की स्थापना की गई और 1957 में नाटो ने फाउंडिंग एक्ट के माध्यम से अमेरिका एवं रूस के बीच द्विपक्षीय चर्चा को प्रोत्साहित भी किया है। या आप देखिए आधुनिक समय में सुरक्षा, तो नाटो अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने में अभी तक विफल रहा और इसकी स्थापना के बाद से केवल एक बार ऐसा हुआ जब नाटो के किसी सदस्य पर हमला किया गया। अमेरिका पर 9/11 के हमला की बात हो रही है। और अनुच्छेद 5 सामूहिक सुरक्षा और परस्पर सहयोग को औपचारिक रूप से सक्रिय एवं प्रभावी किया गया। सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान की जाती है और जैसा कि मूल रूप से नाटो का लक्ष्य भी था, इसके अतिरिक्त नाटो ने दुनिया भर में 40 से अधिक देशों और अन्य भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क भी बनाया और जिसमें अफ्रीकी संघ से लेकर OSCE ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप तक कई समूह शामिल हैं। इसमें यह नेटवर्क नाटो को उसके संकट प्रबंधन में कार्यों में सहायता प्रदान करता है और वर्ष 2005 के कश्मीर भूकंप के बाद राहत आपूर्ति जैसी सहायता कार्यों से लेकर भूमध्य सागर और सोमालिया के तट पर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक इसके कई उदाहरण हैं। यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना, तो नाटो ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की है
नाटो के सदस्य देशों और सहयोगियों ने यूक्रेन को पर्याप्त सहायता प्रदान की है। अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। और आप देखिए, अगर यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है इस युद्ध में रूस के साथ, तो इसी की वजह से ये दुनिया भर के देश उसकी मदद भी कर रहे हैं, अमेरिका हो चाहे नाटो के देश हो। अन्य देशों ने युद्ध के 5 मिलियन से अधिक शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता एवं सहयोग प्रदान किया है। यूक्रेन युद्ध ने नाटो के महत्व की पुष्टि की है और यहाँ तक कि फिनलैंड एवं स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया है। और इन देशों की सदस्यता हवाई और पनडुब्बी क्षमताओं की वृद्धि के माध्यम से नाटो को सैन्य रूप से मजबूत करेगी और जिससे नाटो को रूसी आक्रामकता को और कम करने की अनुमति मिलेगी। इसकी अगर हम लोग विफलताओं की बात करें तो वित्त पोषण संबंधी मुद्दे। सन 2006 में नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्री इस प्रतिबद्धता पर सहमत हुए कि उनके देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा व्यय के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि नाटो के अधिकांश सदस्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में गठबंधन के रक्षा व्यय का 2/3 से अधिक भाग अमेरिका से प्राप्त होता है। अफगानिस्तान। तो 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में नाटो की व्यापक उपस्थिति रही और उनके सैन्य बल ने अफगान सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन भी प्रदान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2020 में तालिबान के साथ एक समझौते के बाद नाटो और अमेरिका सैन्य बलों की अफगानिस्तान से वापसी हुई और इसके तुरंत बाद ही तालिबान के हाथों अफगान सरकार का पतन हो गया। नाटो की अफगानिस्तान में 2 दशक तक उपस्थिति के बावजूद कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकला और उनने बाहर निकलते ही देश की पूर्व सरकार का पतन हो गया। दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद। तो संपूर्ण यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के प्रसार का नाटो और यूरोपीय संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। यदि यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती रही तो विभिन्न देशों में नाटो जैसी संस्थाओं को छोड़ने की मांग बढ़ सकती है। और नाटो के सामने वर्तमान में चुनौती यह है कि वह अपने आलोचना का मुकाबला उससे संबोधित कैसे करे, जबकि विभाजित यूरोप को एकजुट कैसे किया जाए। रूसी आक्रमण। तो नाटो द्वारा रूस से इस कथित मौखिक वादे के बावजूद वह पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा और उसने सोवियत संघ के पतन के बाद से वार्सा संधि के कई पूर्व सदस्यों को गठबंधन में शामिल किया है। नाटो सदस्यों की सीमा रूस से लगने तथा आगे इसके और विस्तार के वादे के साथ रूस अपने लिए आधिकारिक खतरा अनुभव करने लगा और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को रूस यूक्रेन संघर्ष में रूसी कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उद्धृत किया गया है और कहते हैं कि नाटो भी इस लड़ाई के लिए, इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। और भारत नाटो और रूस के बीच एक सुचिंतित रुख रखता है जहां रक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता और द्विपक्षीय सहयोग पर बल देते हुए दोनों के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करता है। नाटो को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए आवश्यक सुधार की बात भी होती रहती है। तो सलाह की गुणवत्ता और सुसंगतता और समय सीमा। नाटो के अंदर 5 प्रमुख नीति समितियां हैं: सैन्य समिति, राजनीतिक समिति, नीति समन्वय समूह, कार्यकारी कार्य समूह, सीनियर रिसोर्स बोर्ड के मत एवं कार्यों का उन्नत बनाएं और इन समितियों के बीच समन्वय में सुधार करें जहां उनके एजेंडे को परिषद की प्राथमिकता के साथ संरेखित करें और इससे सैन्य और नागरिक दोनों नाटो निकाय के लिए परिषद के मार्गदर्शन को प्रभावी एवं समयबद्ध सलाह में बदलने में मदद मिलेगी। नाटो का गैर सैन्य आयाम। तो यह सुनिश्चित किया जाए कि जब सहयोगी देश नाटो को परिचालनात्मक रूप से संलग्न करने का निर्णय लें तो इसे राजनीतिक स्तर पर नागरिक विशेषज्ञता और जमीनी स्तर पर व्यवहार क्षमताओं का लाभ प्राप्त हो। साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय अभिकर्ता के साथ सहयोग भी आप देखते हैं कि आवश्यक है और इसके लिए नाटो के अंदर एक नागरिक सुरक्षा समिति या फिर किसी संरचना के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है। एक आप देखिए संगठनात्मक सामंजस्य और आंतरिक तालमेल। तो न केवल नाटो मुख्यालय को बल्कि ब्रुसेल्स के अंदर एवं बाहर के नाटो निकायों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला को बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्मुख करना होगा ताकि गठबंधन में पारदर्शिता, दृढ़ता और उद्देश्य की समानता को बढ़ावा दिया जा सके। एक समावेशी और संयुक्त गठबंधन। तो संस्थागत व्यवस्थाओं को गठबंधन सुरक्षा की अविभाज्यता को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो गठबंधन की एकता और सामंजस्य को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने पर लक्षित हो तथा उद्देश्य की एक साझा भावना को बढ़ावा देता हो। इस प्रकार नाटो संरचना और प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से सभी सहयोगियों के हितों, चिंताओं, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सैन्य क्षमताओं को एकजुट करना चाहिए ताकि सर्वसम्मति निर्माण और सामूहिक कार्यवाहियों को सक्षम किया जा सके और जहां भी संभव हो संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं को सहयोगियों
और गैर नाटो देशों की बढ़ती संख्या के बीच राजनीतिक संवाद, परामर्श और संयुक्त योजना, प्रशिक्षण, अभ्यास एवं संचालन को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाना चाहिए। नाटो का विशिष्ट चरित्र बनाए रखना, तो आप देखिए, जबकि नाटो को व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से जटिल संकटों से निपटने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत होना चाहिए और यह सूक्ष्म रणनीतियों के साथ मजबूत सैन्य क्षमताओं को संयोजित करने की इसकी मूल शक्ति को कम नहीं करे। गैर पारंपरिक खतरों पर ध्यान देना, तो जबकि क्षेत्रीय रक्षा नाटो का एक प्रमुख कार्य बना रहे हैं और कई लोगों का तर्क है कि नाटो को आतंकवाद, साइबर हमलों, दुष्प्रचार अभियानों और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को खतरों जैसे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए और अधिक अनुकूलित होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें कि एक कहानी है आपके नाटो की। इतनी जानकारी रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका जवाब दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। और किसी संगठन के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।